नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं आपके साथ जुड़ा हूं, आपका दोस्त, आपका मेंटोर वेदांत पाटिल। और हम लोग जो है वो जनरल एग्रीकल्चर को पढ़ रहे हैं। पिछली क्लासेस मैं उम्मीद करता हूं आपने देखी होगी। साथियों, हम लोग जो है वो यूट्यूब पर हमारे इस चैनल पर जनरल एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर की क्लासेस लाए हैं, जिससे कि आपको आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं, उसमें आपको मदद मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हर क्लास को देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं और इन नोट्स का रिवीजन कर रहे हैं। साथियों, आपको अगर कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए, तो हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। साथियों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, नीचे एक पीली पट्टी चल रही होगी, जिसमें कि हमारे संस्था के बारे में कुछ जानकारियां चल रही हैं। अगर आप भी अपना भविष्य बनाना चाहते हैं कृषि के क्षेत्र में अगर आप भी अपना भविष्य निर्माण करना चाहते हैं, तो निसंदेह हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करिए। हम आपका जवाब देंगे, आपकी दिक्कतें सुनेंगे, आपकी समस्याएं सुनेंगे, और आपको जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है, उस एग्ज़ाम के हिसाब से आपको हम लोग जो है वो सजेशन या हेल्प देंगे। ठीक है। एग्रीकल्चर विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई सारी नौकरियां इस विषय में आती है, चाहे वो 11th एग्रीकल्चर हो, 12th एग्रीकल्चर हो, कोई सी भी एग्ज़ाम हो, पीएटी हो, आईसीआर हो, बीएचयू हो, सीयूईटी हो, और भी अदर स्टेट्स की जो एग्रीकल्चर संबंधित परीक्षाएं होती हैं, उसकी तैयारी हमारे कोचिंग संस्थान में कराई जाती है। उसकी तैयारी हमारे कोचिंग संस्थान में कराई जाती है। तो अगर आप में से कोई भी इच्छुक अभ्यर्थी जो इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहता है, तो निःशुल्क इस नंबर पर कांटेक्ट करिए, आपको हमारी तरफ से सुझाव दिया जाएगा। ये केवल कॉम्पिटिटिव क्लास ही नहीं, वरन आगे की जितने भी आपके करियर निर्माण की जितनी भी परीक्षा होती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितनी भी होती है, जैसे कि मान के चलिए आप डिग्री कर लेंगे, चाहे वो बीएससी एजी हो या एमएससी एजी हो या पीएचडी एग्रीकल्चर हो, उसके बाद में कई सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए। यूपीएससी में एग्रीकल्चर एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट आता है। तो उन सभी परीक्षाओं में एग्रीकल्चर का जितना भी मैटर होगा वो हम यहाँ पर आपको क्लियर करेंगे। तो इससे पहले की क्लासेस आपके यूट्यूब चैनल पर डल गई है, हमारे यूट्यूब चैनल पर डल रही है, आप उसको देखें और समझने की कोशिश करें। चलिए साथियों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में जो है हम लोग इंस्टीट्यूट तक पढ़ चुके थे। पिछली क्लास में हम लोग इंस्टीट्यूट तक पढ़ चुके थे। अब हम लोग आगे देखते हैं। सभी लोग ध्यान अपना बोर्ड पर लगाएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्टोरेट या प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट। डायरेक्टोरेट या प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट। साथियों, डायरेक्टोरेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा डायरेक्टोरेट है और ये कहाँ पर है। ठीक है, हमको नाम याद करना है, उसका शॉर्ट फॉर्म याद करना है, और वो कहाँ पर है वो जगह का नाम याद करना है। एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आते हैं, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला हमारा डायरेक्टोरेट है आईसीएआर, डायरेक्टोरेट ऑफ ग्राउंड नट रिसर्च। आईसीएआर, डायरेक्टोरेट ऑफ ग्राउंड नट रिसर्च। इस ग्राउंड नट को हम लोग हिंदी में कहते हैं मूंगफली। क्या कह देते हैं? मूंगफली। मूंगफली। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी क्लासेस में, आपने ध्यान दिया होगा कि एग्जाम में पूरा नाम आ जाता है, लेकिन पूरा नाम के साथ साथ अगर कोई एग्जामिनर एग्जाम को कठिन बनाना चाहेगा, तो उस क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में देगा। इस पूरे नाम को क्या दे देगा? DGR। DGR, डायरेक्टोरेट ऑफ ग्राउंड नट रिसर्च। कहाँ पर है ये? जूनागढ़ में स्थित है। इस लोकेटेड इन जूनागढ़। और जूनागढ़ कहाँ पर है भाई? हमको दोनों चीज़ें याद करनी पड़ेगी, जिला भी याद करना है और राज्य का नाम भी याद करना है। या तो आपको एग्जाम में जिले का नाम देगा या तो राज्य का नाम देगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है साथियों? चलिए,
अगला है डायरेक्टोरेट ऑफ सोयाबीन रिसर्च। डायरेक्टोरेट ऑफ सोयाबीन रिसर्च, सोयाबीन को हिंदी में सोयाबीन ही कहते हैं। ठीक है, सोयाबीन एक मुख्य तेल वाली फसल है जिससे तेल निकाला जाता है। आप लोग भी घरों में चाहे वो मूंगफली हो चाहे वो सोयाबीन हो, इसका तेल खाते ही होंगे, सब्जियों में इस्तेमाल किया जाता है। तो सोयाबीन को हिंदी में सोयाबीन ही कहते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बन जाएगा? DSR, डायरेक्टोरेट ऑफ सोयाबीन रिसर्च। यह कहाँ पर है? यह इंदौर मध्य प्रदेश में है। इंदौर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आपको एक और चीज ध्यान रखना है, आपको एक और चीज ध्यान रखना है कि ये कितने डायरेक्टोरेट हैं, इनकी संख्या भी याद करना है। ये कितने डायरेक्टोरेट है, इनकी संख्या भी याद करना है। तो डायरेक्टोरेट कितने हैं भाई? प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट या डायरेक्टोरेट की संख्या कितनी है? 13 है। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि डायरेक्टोरेट की संख्या कितनी होती है। आपको एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि डायरेक्टोरेट की संख्या कितनी होती है। ठीक है, डायरेक्टोरेट की संख्या कितनी है? तो 13 है। अगला है डायरेक्टोरेट ऑफ रेप सीड एंड मस्टर्ड रिसर्च। डायरेक्टोरेट ऑफ रेप सीड एंड मस्टर्ड रिसर्च, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं राई एवं सरसों, राई एवं सरसों अनुसंधान संस्थान। राई एवं सरसों अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है ये है भरतपुर। भरतपुर में है। भरतपुर कहाँ पर है? भरतपुर है राजस्थान में। कहाँ पर है? भरतपुर कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो आपको याद करना है कि भरतपुर कहाँ पर है? राजस्थान में है। डायरेक्टोरेट ऑफ रेप सीड एंड मस्टर्ड रिसर्च, राई एवं सरसों अनुसंधान संस्थान। अगला है डायरेक्टोरेट ऑफ मशरूम रिसर्च। डायरेक्टोरेट ऑफ मशरूम रिसर्च, मशरूम, मशरूम को हिंदी में मशरूम ही कहते हैं। मशरूम का इस्तेमाल सब्जी में किया जाता है, आपको पता होगा। ठीक है, प्रोटीन का एक भरपूर साधन है मशरूम। कहाँ पर है इसका संस्थान? डायरेक्टोरेट सोलन में है। सोलन कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में है। सोलन कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो साथियों आपको पता चल गया होगा, अभी तक हम लोग 4 डायरेक्टोरेट देखे हैं। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, मेरे साथ याद करते जाएंगे। सबसे पहला डायरेक्टोरेट ऑफ ग्राउंड नट रिसर्च, मूंगफली के लिए डायरेक्टोरेट कहाँ पर है? जूनागढ़ में। जूनागढ़ कहाँ पर है? गुजरात में। अगला क्या है? सोयाबीन, सोयाबीन के लिए कहाँ पर है? इंदौर मध्य प्रदेश में। अगला क्या है? रेप सीड एंड मस्टर्ड, राई एवं सरसों अनुसंधान कहाँ पर है? भरतपुर राजस्थान में। आखिरी क्या है? मशरूम रिसर्च, मशरूम रिसर्च कहाँ पर है? सोलन हिमाचल प्रदेश में है। अगला है डायरेक्टोरेट ऑन ओनियन एंड गार्लिक रिसर्च। डायरेक्टोरेट ऑन ओनियन एंड गार्लिक रिसर्च, प्याज एवं लहसुन के लिए अनुसंधान संस्थान। प्याज एवं लहसुन के लिए अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ओनियन एंड गार्लिक का मतलब होता है प्याज एवं लहसुन। प्याज एवं लहसुन के लिए अनुसंधान कहाँ पर है? पुणे। पुणे कहाँ पर है? शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। अगला क्या है? डायरेक्टोरेट ऑफ कैश्यू रिसर्च, कैश्यू का मतलब होता है क्या? काजू। डायरेक्टोरेट ऑफ कैश्यू रिसर्च, कैश्यू को हिंदी में क्या कह देते हैं? काजू अनुसंधान का डायरेक्टोरेट या निदेशालय। डायरेक्टोरेट को हिंदी में कहते हैं निदेशालय। ये कहाँ पर है? पुट्टूर। पुट्टूर कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। पुट्टूर कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है।
अगला क्या है, डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। मेडिसिनल और एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, औषधीय फसलें। मेडिसिनल मतलब, एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, औषधीय फसलों के लिए निदेशालय कहाँ पर है, आणंद में है। आणंद कहाँ पर है, गुजरात में है। आणंद कहाँ पर है, गुजरात में है। अगला है डायरेक्टोरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च। डायरेक्टोरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च। फ्लोरिकल्चर को हम लोग कहते हैं फूलों, फ्लोरिकल्चर को हम लोग क्या कह देते हैं, फूलों के लिए। फूलों के लिए निदेशालय कहाँ पर है, पुणे में है। कहाँ पर है, पुणे में है। अगला है डायरेक्टोरेट ऑफ वीड रिसर्च। डायरेक्टोरेट ऑफ वीड रिसर्च। वीड यानी कि होता है खरपतवार। क्या होता है, वीड यानी होता है खरपतवार। ठीक है, इस खरपतवार को हम लोग एग्रोनॉमी सब्जेक्ट में डिटेल में पढ़ेंगे। खरपतवार, खरपतवार एक ऐसा पौधा होता है जो हमारी मुख्य फसल को नुकसान पहुंचाता है, किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाता है। उसके साथ में वो कंपटीशन करता है, प्रतिस्पर्धा करता है। ठीक है, ये क्या करता है, सॉइल से सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट ले लेगा, मुख्य फसल को नहीं मिलेगा, जल्दी बढ़ जाएगा, तो लाइट भी नहीं आने देगा उस पे, और पानी के लिए कंपटीशन करेगा। ये क्या करता है, खरपतवार पानी को सबसे ज़्यादा यूज़ करता है। इसीलिए ये जो हमारा खरपतवार है, ये जो हमारा वीड है, ये क्या करता है, मुख्य फसल के साथ में कंपटीशन करता है। इसका संस्था कहाँ पर है, जबलपुर। जबलपुर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। डायरेक्टोरेट ऑफ वीड रिसर्च कहाँ पर है, जबलपुर मध्य प्रदेश में है। अगला क्या है, डायरेक्टोरेट ऑन फूट एंड माउथ डिजीज। फूट एंड माउथ डिजीज, ये फूट एंड माउथ डिजीज क्या होता है, देखिए ये फूट एंड माउथ डिजीज क्या होती है, गाय या भैंसों की, गौवंशियों की, भैंस वंशियों की एक बहुत ही मुख्य बीमारी होती है जिसका कि नाम है फूट एंड माउथ डिजीज। फूट एंड माउथ डिजीज, इसको हिंदी में कह देते हैं हम लोग, हिंदी में लिखूंगा तो आपको कुछ कुछ समझ में आने लगेगा। इसको हिंदी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं खुरपका एवं एवं मुंहपका। खुरपका एवं मुंहपका, देखिए इसमें होता क्या है, नाम से लग रहा है खुर। खुर आपको पता होगा, गाय भैंसों में खुर होता है जिसके आधार पर वो लोग जमीन पर चलते हैं। तो ये जो खुर होते हैं, ये जो खुर होते हैं, ये पक जाते हैं, है ना, सूजन आ जाता है, पक जाते हैं, पकना मतलब सूजन आ जाता है। दूसरा क्या है, मुंह पका, यानी कि जो माउथ होता है, मुंह जो होता है वो फूल जाता है, सूजन आ जाती है। यह एक प्रकार की गाय भैंसों की बीमारी है, गौवंशीय, गौवंशीय पशुओं की यह एक बीमारी है। इसके ऊपर डायरेक्टोरेट खोला गया, निदेशालय खोला गया, कहाँ पर है, मुक्तेश्वर। कहाँ पर है ये, मुक्तेश्वर। ये मुक्तेश्वर है यूपी में। कहाँ पर है ये, मुक्तेश्वर कहाँ पर है भाई, उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। ठीक है, तो हम लोगों ने इस स्लाइड में कई सारे डायरेक्टोरेट देख लिए हैं, एक एक करके जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे। सबसे पहले प्याज और लहसुन के लिए कहाँ पर है भाई, पुणे महाराष्ट्र में। कैश्यू या काजू के लिए पुट्टूर में है। मेडिसिनल एवं एरोमेटिक प्लांट्स के लिए, औषधीय पौधों के लिए कहाँ पर है, आणंद गुजरात में है। फ्लोरिकल्चर फूलों के लिए पुणे महाराष्ट्र में है। फीड रिसर्च खरपतवार के लिए जबलपुर मध्य प्रदेश में है। डायरेक्टोरेट ऑन फूड एंड माउथ डिजीज खुरपका एवं मुंहपका कहाँ पर है, मुक्तेश्वर। और मुक्तेश्वर कहाँ है, यूपी में है। ठीक है भाई, क्लियर हो रहा है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। अगला है हमारा डायरेक्टोरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च। डायरेक्टोरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च। डायरेक्टोरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च, पोल्ट्री का मतलब होता है मुर्गी। ठीक है, आपको पता होगा, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके कस्बों में, आपके ज़िले में पोल्ट्री फार्मिंग होती होगी, मुर्गियों का पालन होता होगा। बहुत सारे लोगों के घरों में भी मुर्गियों का पालन होता होगा, लेकिन वो छोटे स्तर पर होता होगा। लेकिन यहाँ पर पोल्ट्री की जो बात है वो बड़े स्तर पर हो रही है। जब मुर्गियों को बड़े स्तर पर पालन किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग पोल्ट्री फार्मिंग। तो पोल्ट्री का मतलब क्या हो गया,
मुर्गी, मुर्गी। इसका संस्था कहाँ पर है? हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ पर है भाई? आपको पता होगा, तेलंगाना में है। कहाँ पर है? तेलंगाना में है। ठीक है, अगला है आईसीएआर। आईसीएआर डायरेक्टोरेट ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर। आईसीएआर डायरेक्टोरेट ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर। नॉलेज मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर, इसका मतलब ये होता है कि एग्रीकल्चर यानी कि कृषि में ज्ञान का फैलाव कैसे होना चाहिए। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है भाई? चीज़ों को अपने अपने हिसाब से रख रखाव करना। ठीक है, आपको पता होगा भाई, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर यानी कि कृषि आर्ट एवं साइंस दोनों है, कला एवं विज्ञान दोनों है। उसका हमको आर्ट भी आना चाहिए और साइंस भी आना चाहिए, लेकिन इसके लिए सबसे पहले क्या आना चाहिए? हमको ज्ञान आना चाहिए। और उस ज्ञान को भी, अगर ज्ञान आ भी गया और ज्ञान का हम लोगों को अगर मैनेजमेंट करते नहीं आया, मैनेज करते नहीं आया, तो हम लोगों का ज्ञान व्यर्थ है। इसीलिए नॉलेज मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर कहाँ पर खोला गया है? न्यू दिल्ली। कहाँ पर है ये? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली आपको पता है भाई, हमारे देश की राजधानी है। अगला है आखिरी, 13वां यानी कि आखिरी है, डायरेक्टोरेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च। कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च। कोल्ड वाटर फिशरीज का मतलब क्या मतलब होता है? कि वह मछलियाँ, फिशरीज का मतलब होता है मछलियाँ, वह मछलियाँ जो ठंडे पानी में रहती है, वह मछलियाँ जो ठंडे पानी में रहती है, उन पर रिसर्च, यानी कि उन पर रिसर्च कहाँ किया जाता है? इस निदेशालय में। ठीक है, और यह निदेशालय कहाँ पर है? भीमताल, नैनीताल। नैनीताल, ये भीमताल नैनीताल में एक जगह है। और नैनीताल कहाँ पर है? आप सभी लोगों को पता होगा, उत्तराखंड में है। कहाँ पर है ये? उत्तराखंड में है। कहाँ पर है ये? उत्तराखंड में है। क्लियर हो रहा है? तो दोस्तों, हम लोगों ने प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट पढ़े हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट टोटल मिला के कितने होते हैं? 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13। ठीक है, कुल मिला के कितने होते हैं? 13 होते हैं। मैं आपको 2-3 पूछूंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसके आंसर बताना। ठीक है, ये बताइए, सोयाबीन के लिए डायरेक्टोरेट कहाँ है? सोयाबीन के लिए डायरेक्टोरेट कहाँ है? सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगला है, रेपसीड एवं मस्टर्ड के लिए डायरेक्टोरेट कहाँ है? रेपसीड एवं मस्टर्ड के लिए डायरेक्टोरेट कहाँ है? इसका आंसर बताना है आप लोगों को। और आखिरी क्वेश्चन है, ग्राउंड नट के लिए रिसर्च डायरेक्टोरेट कहाँ है? मूंगफली के लिए निदेशालय कहाँ पर है? ठीक है, इन 3 क्वेश्चन के आंसर जितने भी मेरे विद्यार्थी देख रहे हैं, सभी को आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आगे बढ़े। नेशनल ब्यूरो, नेशनल ब्यूरो यानी कि राष्ट्रीय ब्यूरो, राष्ट्रीय ब्यूरो। देखिए, होता क्या है कि राष्ट्रीय स्तर पर ब्यूरो खोलने की आवश्यकता भी इसीलिए पड़ी क्योंकि एग्रीकल्चर क्षेत्र में रिसर्च बहुत कम होता है। अगर हमारी बात करें या किसी और देश की बात करें, तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी दूसरे देश में अगर कोई सी अगर टेक्नोलॉजी बन गई है, तो हम लोग उसको कॉपी करके अपने यहाँ ले आते हैं। लेकिन कृषि के विद्यार्थियों को, कृषि के वैज्ञानिकों को, कृषि के मेधावी छात्रों को एग्रीकल्चर में निपुण बनाने के लिए, किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए नेशनल ब्यूरो खोले गए, ताकि यहाँ पर उनका रिसर्च हो सके और हम लोग अपना कुछ ऐसा उत्पाद बनाए इनोवेटिव, जिससे कि किसानों को डायरेक्ट फायदा पहुंच सके। ठीक है, तो उसी के फलस्वरूप नेशनल ब्यूरो खोले गए। और ये नेशनल ब्यूरो की संख्या, पहली बात तो यही इंपॉर्टेंट है कि यह नेशनल ब्यूरो है कितने, कितने हैं? इन नेशनल ब्यूरो की संख्या कितनी है भाई?
ये शेष संख्या है 6। एक एक करके हम सभी नेशनल ब्यूरो को देखेंगे। इन नेशनल ब्यूरो में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बड़े नाम फुल फॉर्म ना आकर शॉर्ट फॉर्म आते हैं, शॉर्ट नेम आते हैं। तो हमको सभी के फुल नेम भी देखने हैं और शॉर्ट नेम भी देखने हैं, क्योंकि शॉर्ट नेम तभी आएंगे ना जब फुल नेम याद होंगे। तो पहले फुल नेम याद करेंगे, फिर शॉर्ट नेम याद करेंगे। फिर जब आप लोग घर पे रिवाइज करेंगे तो आपके मन में एक शॉर्ट नेम आना चाहिए और उसी का आप लोग फुल फॉर्म करते जाना और फिर कौन सी जगह पर है ये बताते जाना, याद करते जाना। ठीक है। सबसे पहला है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, हिंदी में बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं NBPGR। NBPGR NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। कहाँ पर है ये? न्यू दिल्ली में। सिंपल सा है, एज इट इज याद करना है, ऐसे ही एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगला है नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंपोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंपोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब एग्रीकल्चरली इंपोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? देखिए, आपको पता होगा कि हमारे पृथ्वी पर कई प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म जीव। कई प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है। कई प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं। लेकिन ये सभी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये कृषि के लिए फायदेमंद नहीं होते हैं। ठीक है। कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कृषि के लिए नुकसानदायक होते हैं, जिनसे कि हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब हमको किससे है? जो एग्रीकल्चर में इम्पोर्टेंट होंगे, जिनसे हमको फायदा मिलता है। तो उन्हीं उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पहचानना और उनकी आवश्यकता देखना कि वो हमारे लिए क्यों जरूरी है, वो उसके लिए नेशनल ब्यूरो खोला गया। नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंपोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कहाँ पर है ये? मऊ। और मऊ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। अगला है नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इंसेक्ट रिसोर्सेस। एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसोर्सेस। अब देखिए, आपने कीट तो कई प्रकार के देखे होंगे। कीट कई प्रकार के होते हैं, कीट पतंगे, मच्छर, मक्खी। ठीक है। लेकिन हमारे एग्रीकल्चर में, कृषि में भी कुछ कीट होते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, फसलों को खा जाते हैं। ठीक है। फसलों में बीमारियां स्प्रेड करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। तो उन्हीं इंसेक्ट को पकड़ना और उनको पकड़ पकड़ क्या करना भाई, उनके बारे में अध्ययन करना, वह कहाँ होता है? एग्रीकल्चरल इंसेक्ट। इंसेक्ट का मतलब होता है कीट, और रिसोर्स का मतलब होता है संसाधन। संसाधन संसाधन। नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इंसेक्ट रिसोर्सेज कहाँ पर है ये? बेंगलोर में है। और बेंगलोर कहाँ पर है? बेंगलोर कहाँ पर है? कर्नाटक में है। बेंगलोर कहाँ पर है? कर्नाटक में है। क्लियर हो रहा है भाई? बेंगलोर कहाँ पर है? कर्नाटक में है। अगला क्या है? नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। इसको बोलते हैं हिंदी में मृदा सर्वेक्षण। मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग। आपको दिख रहा है? ठीक है। भूमि उपयोग योजना। भूमि उपयोग योजना। अगर नहीं भी दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, उसको आप लोग कॉपी में नोट कर लेना। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग योजना का राष्ट्रीय ब्यूरो। अब देखिए, ये सॉइल सर्वे क्या होता है? देखिए, आपको पता है कि फसलें कहाँ पर उगती है भाई, कहाँ पर उनका जर्मिनेशन होता है? सॉइल में ही होता है। सॉइल के अलावा किसी भी प्रकार के सीड का जर्मिनेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि
सॉइल यानी कि मृदा ही उसको वैसी परिस्थितियां बनाती है, वैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है जिससे कि वो जर्मिनेट हो पाए, ठीक है, जर्मिनेट हो पाए। तो सॉइल सर्वे का मतलब ये होता है कि हमको सॉइल का सर्वे करना है, कौन सी सॉइल कितने एरिया में फैली हुई है, कौन सी मृदा किस क्षेत्र में कितने हेक्टेयर में पाई जा रही है। अगर फिर सॉइल सर्वे में ये भी आ जाएगा कि किस सॉइल में कितना न्यूट्रिएंट है, कितने न्यूट्रिएंट की जरूरत है। आप लोगों ने आजकल सुना होगा सॉइल हेल्थ कार्ड, है ना, सॉइल हेल्थ कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड नाम सुना होगा, ठीक है, हर किसान के पास होता है ना। ये केंद्र सरकार की परियोजना है सॉइल हेल्थ कार्ड, जो कि 2015 में आई थी। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य है किसानों के खेतों की मिट्टी के नमूना परीक्षण करना एवं उनका एक ब्यौरा बनाना। सॉइल हेल्थ कार्ड कहते हैं उसमें। उसमें रहता क्या है? एनपीके मात्रा कितनी है, उनके जो सॉइल है उसका पूरा परीक्षण किया जाता है लेबोरेटरी में जा करके, और उनके कई सारे जो पैरामीटर है, जैसे कि एनपी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन कितना है, पोटेशियम कितना है, सोडियम कितना है, ठीक है, उसकी विद्युत चालकता कितनी है, वो कितनी प्रोडक्टिव है, कितनी प्रोडक्टिव नहीं है। फिर ये भी बताया जाता है कि एनपीके की मात्रा अगर है तो कितनी कम है, कितनी कम है और कितनी मात्रा की जरूरत पड़ेगी, उसमें वो भी लिखा रहता है। तो इस प्रकार से किया जाता है सॉइल का सर्वे, यानी कि मृदा का सर्वेक्षण। और लैंड यूज प्लानिंग का मतलब होता है कि इसी मृदा को जो सर्वेक्षण किया है उसी का उसको उस मृदा का उपयोग कैसे करना है उसकी योजना बनाना, ये क्या कहलाता है? सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। कहाँ पर है ये? बहुत इंपॉर्टेंट, नागपुर। नागपुर कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में है। एमएच मतलब महाराष्ट्र में है। इसका शॉर्ट फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका शॉर्ट फॉर्म है NBSS एंड LUP। NBSS एंड LUP, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, ठीक है। आगे बढ़े। अगला है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस, इसको हिंदी में कहते हैं पशुधन अनुवांशिक अनुवांशिकी संसाधन। पशुधन अनुवांशिकी संसाधन, पशुधन अनुवांशिकी संसाधन। इसके लिए नेशनल ब्यूरो कहां पर है? करनाल में है। करनाल कहां पर है? हरियाणा में है। कहां पर है? सभी लोग बताएंगे कहां पर है? हरियाणा में है, ठीक है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज कहां पर है? करनाल, हरियाणा में है, ठीक है। इसका भी शॉर्ट फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, NBAGR। NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। क्लियर हो गया? अब ये क्या होता है? वही पशुधन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गी, ठीक है, सुअर, ये सब हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन्हीं का हमारे गांव में या फिर इकोनॉमी यानी कि पैसा कमाने के लिए इन्हीं का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो पशुधन, एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। अगला क्या है? अब जैसे कि एनिमल हो गया, अब जैसे कि एनिमल हो गया, तो अगला उसी प्रकार से है ICAR, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज। इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा NBFGR। NBFGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज। फिश का मतलब होता है, फिश का मतलब होता है मछली। फिश का मतलब क्या होता है? मछली। मछली, फिर वही अनुवांशिकी संसाधन। कहां पर है ये? लखनऊ में है। कहां पर है? लखनऊ। और लखनऊ कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। लखनऊ कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो ये हमारे 6 ब्यूरो खत्म हो गए हैं, ठीक है। 6 ब्यूरो हमारे खत्म हो गए हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है सबको? सबको क्लियर हो रहा है? सबको क्लियर हो रहा है?
चलिए कुछ क्वेश्चन बताएंगे आप लोग। ये बताइए, आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोगों को उसको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखना है। ये बताइए, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ पर है? नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ पर है? हिंदी में बोलेंगे, पौध पौध अनुवांशिकी संसाधन के लिए राष्ट्रीय ब्यूरो कहाँ पर है? पौध अनुवांशिकी संसाधनों के लिए राष्ट्रीय ब्यूरो कहाँ पर है? अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश में राष्ट्रीय ब्यूरो की संख्या कितनी है? हमारे इंडिया में नेशनल ब्यूरो कितने हैं, कितने नंबर में है? ठीक है, इसकी संख्या बतानी है आपको कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंपोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए नेशनल ब्यूरो कहाँ पर है? ठीक है, कृषि में महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीव के लिए राष्ट्रीय ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? सभी लोगों को इन तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए अगले हैं एनआरसी। एनआरसी एनआरसी को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र। साथियों, इनकी संख्या होती है 15। कितनी होती है? 15। जिस प्रकार नेशनल ब्यूरो की संख्या 6 थी, उसी प्रकार से नेशनल रिसर्च सेंटर, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, ये फेमस एनआरसी से चलता है। एनआरसी, नेशनल रिसर्च सेंटर, एनआरसी। आपको कभी भी पूरा नाम तो नहीं आएगा, ये राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भी नहीं आएगा, पूछेगा एनआरसी कहाँ पर है। तो इसको हम लोग जो है वो अगली क्लास में देखेंगे। आप आज हम लोग कई सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है वो मेरी द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों को आप लोग घर पे जाकर रिवीजन करेंगे, उनको याद करने की कोशिश करेंगे, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप इसी क्लास में आकर फिर से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, मैं उसको आपको डबल से समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो साथियों, अब आपसे अगली मुलाकात बहुत ही जल्द होगी। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपनी तैयारी में लीन रहें। अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपना खुद का नाम रोशन करें, अपने परिवारजनों का नाम रोशन करें, और जब थोड़ा बहुत बच जाएगा तो हमारा भी नाम रोशन कर दे। चलिए, तो आपसे अलविदा लेते हैं। अगली क्लास में हम लोग बहुत ही जल्द मिल रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।